बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2024 के इलेक्शंस अल्लाह अल्लाह करके हो तो गए, लेकिन उसके बाद नया तनाज़ा खड़ा हो गया कि मुख्तलिफ हलकों में जिस तरह से रिगिंग की गई, धांधली के सबूत सामने आए, लोगों को, कैंडिडेट्स को फॉर्म 45 दिए गए तो रिजल्ट कुछ और थे, फॉर्म 47 में रिजल्ट जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। तो क्या जो इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर करवाए गए थे इस्तेहकाम के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, और कोशिश भी यही थी कि कोई ऐसा फार्मूला आ जाए जिससे ये एक जो नया सेटअप आता है मुल्क को एक नई मंजिल की तरफ ले जाया जाए। लेकिन हम बदकिस्मती से देख रहे हैं इस इलेक्शन के बाद जो एक मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके मैंडेट को उस तरह से सामने नहीं लाया गया। उनकी रिजर्वेशंस हैं कि मैंडेट को चुराया गया, ठप्पे लगाए गए, रिजल्ट्स चेंज किए गए, 12 बजे रात के बाद क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन 2 दिन क्यों सोया रहा, ये तमाम तर चीजें रिकॉर्ड पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहा जा रहा है कि इस वक्त नाइंसाफी हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं, मियां साहब ने जो अपनी एक विक्ट्री स्पीच कर दी और उसमें उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ हम मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। साथ ही ये मीटिंग्स तो शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है एक मरकज में होगा, किसी का वजीर आला होगा, कोई सदर पाकिस्तान बनेगा तो कोई वजीर आजम बनेगा। एक मुख्तलिफ फार्मूले इस वक्त हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। PDM लगता है ऐसे है कि पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी फार्मूले पे अमल दरामद है। MKM भी मैदान में आगे, JUIF को भी राजी करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रिसेंटली अपने बड़े बड़े जलसे किए पंजाब के अंदर और भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई, और उसमें उनका ये कहना था कि वो मियां साहब के साथ नहीं बैठेंगे, चोर चोर के नारे भी लगवाएंगे और फिर से दोबारा जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ही बैठकर इक्तदार में इकट्ठे चलाने का, शराकतदारी का फार्मूला तय करें। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पेस कहां होगी, इस पे बात करते हैं। लेकिन उनके कुछ सोर्स आपको सुनवाते हैं रिसेंटली जो इलेक्शंस में उन्होंने कहा। मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं। उन्होंने वहीं से लड़ना है जो उनको लेकर आते हैं, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। तो वजह है कि शहर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाए। जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? जिस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा? हम जानते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये माफ करने वाले नहीं है। ये अपने दिल में तमाम बातें रखते हैं और वक्त पे हिसाब लेते हैं। लेकिन इस इलेक्शन के हमने अंदर ये देखा कि आजाद उम्मीदवारान जो मैदान के अंदर उतरे, उससे पहले उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ना इनके पास पैसे हैं, ना लोगों को खाना खिला सकते हैं, अपनी इंतखाबी कैंपेन नहीं चला सकते, एक जलसा तक वो नहीं कर सके। इतना जबर का माहौल था, इतना कहर का माहौल था कि कहीं उनकी एक रैली निकलती या कहीं झंडा निकल आता, उस पर भी एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता। और बड़ा मुखालफीन की जानिब से, स्पेशली नून लीग की जानिब से खासा तमस्खुर इस बात का उड़ाया गया कि इनके पास कैंडिडेट नहीं होंगे, ये इलेक्शंस में कैसे आएंगे। लेकिन आजाद उम्मीदवारों ने जिस तरह से मैदान में इनको शिकस्त दी, वो हम सबके सामने माजी के कुछ, माजी नहीं अनकरीब जो अभी हमारे सामने ये चीजें गुजरी। मरियम नवाज क्या कहती थी PTI के बारे में, आपको सुनवाते हैं। मैं देखती हूं कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिले। PTI का टिकट जो है वो रुसवाई का एक सिंबल है, तो एक तो टिकट लेने वाला कोई नहीं हो। PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, और वो ये है कि हेलमेट पहन के जाएं। सारा वक्त खत्म। तुम टिकट लेकर 2011 से पहले की तरह ढूंढोगे, तुम्हारी टिकट लेने वाला कोई नहीं हो। आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब, और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा।
वक्त ने वाकई ही साबित कर दिया कि आप अगर किसी का मजाक उड़ाएं या किसी को इस तरह की बातें फिरौनियत वाले अलकाबात से नवाजें तो फिर कुछ मकाफात अमल भी होता है, जो हमने इस इलेक्शन के अंदर देखा। हम तो बात स्पेशली इलेक्शन की कर रहे हैं कि कैंपेन किस तरह से चली और जो रिजल्ट्स आए, कैदी नंबर 804 का बयानिया जेल के अंदर से भरपूर तरीके से चला, जिसने सारे सिस्टम को हिला के रख दिया है। प्लान कुछ और थे, आजाद अराकीन की कुछ मंडियां भी लगने जा रही हैं, फैसल वाडा कहते हैं जी सेल लगेगी, भरपूर तरीके से सेल लगेगी। और क्या वाकई इस वक्त निजाम को बंद गली के अंदर धकेल दिया गया है और रियासती मामलात मजीद आगे कैसे चलेंगे? क्या वाकई मफाहमत की सियासत हम देखेंगे? और जो इस वक्त एहतजाज लोग कर रहे हैं वो क्या पाकिस्तान के लिए मामला दुरुस्त होगा या नहीं होगा? क्योंकि हमने माजी में देखा 2013 में 4 हल्के खोलने की बात हुई थी, अगर उस वक्त सुन लिया जाता तो मामलात उस वक्त भी मजीद आगे इंतशार का शिकार ना होते। इसी पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इंतशार की सियासत से पाकिस्तान को बचाया जाए और मामलात को आगे कैसे लेकर जाना है। हमें ज्वाइन करेंगे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के। NA221 टंडू मोहम्मद खान से भी आपने इलेक्शन लड़ा, सर आपको वेलकम भी कहते हैं आज के शो में। जरा ये बता दीजिएगा कि एक तो पीपल्स पार्टी और PMLN दोबारा हमें शराकत इक़्तिदार नजर आ रहा है दोनों के साथ, तो आप क्या कहते हैं, ये PDM पार्ट 2 फार्मूला ही चलेगा जो अभी 16 महीने हमने देखा? नहीं आसमा, देखें इस वक्त तो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, कौन सी पोजीशन लेता है ये तो उसके आउटकम पे ही डिपेंड करेगा। पिछली दफा तो एक क्लियर कट सिचुएशन थी कि बड़ी पार्टी जो थी PMLN थी, इस वक्त की सीटें तो उनके पास ज्यादा हैं, लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी एक बेहतर पोजीशन में है पिछली दफा के मुकाबले में। तो जाहिर है कि जब बातचीत होगी और ऑप्शंस दूसरे भी हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं थे, अभी ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। तो उस पस मंजर में अब बैठे हैं, देखते हैं कौन क्या कॉम्प्रोमाइज करता है। आखिर में तो जाहिर है कि कोलिशन, ये तो फॉर श्योर है ना कि किसकी भी हुकूमत बने एक कोलिशन होगी, कोई सिंगल पार्टी नहीं हुकूमत बना सकती। तो और ना ही कोई चाहता है कि इसको फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और दोबारा से इलेक्शंस हो। सो जाहिर है कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा इस पूरे सिनेरियो। ये जो वर्कआउट इस वक्त आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ इस हवाले से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने आगाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो स्टेटमेंट्स थे रिसेंटली, बड़े बड़े जलसे भी उन्होंने किए पंजाब के अंदर, उन्होंने एक ही बात की कि मैं मियां साहब की हुकूमत आई उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, हमारी गलती थी उनके साथ इक्तदार में जाना। तो अभी वो 3-4 दिन ही नहीं गुजरे तो वही कुछ हम दोबारा से देख रहे हैं, तो इस पर क्या बिलावल मान जाएंगे क्या? पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में आपने देखना होता है कि ऑप्शंस आपके पास क्या हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी नहीं चाहता कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो, तो फिर ऑप्शन यही रह जाते हैं जो कि लोग इलेक्ट होके आए हैं इस वक्त असेंबली में, उन्हीं में से कोई ना कोई गवर्नमेंट बनाए और कोई ऑपोजिशन में बैठे। अब एक ऑप्शन ये है कि PTI बैक्ड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो एक पार्टी नहीं है सच, अभी लीडरशिप की भी उनकी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ बयानात मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या करने जा रहे हैं आगे। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो इस वक्त पार्टीज इलेक्ट होके आएंगे वो आपस में बात करें, तो वो बातचीत तो फॉर्मली शुरू भी हो चुकी है, आपने देखा है कि दूसरा राउंड हो गया। तो देखते हैं कि उसमें क्या वर्कआउट होता है। तो अभी जो अगर बिल फर्ज जाहिर बात अभी कुछ चीजें फाइनल नहीं है, हतमी नहीं है, अजम्पशंस पे हम बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, अगेन मैं आपसे जरूर उसी हवाले से फिर पूछना चाहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े इश्तिहार अखबारों में आए थे, अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, बिल फर्ज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होते हैं, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को उस कैबिनेट का हिस्सा हम नहीं देख रहे, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कहा था कि उनके साथ काम नहीं करेंगे। देखिए ये जरूर वो कह चुके हैं, लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन सिनेरियो और पोस्ट इलेक्शन रियलिटी जो है वो अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं, जाहिर है कि डिस्कशंस होंगे, ये सारे ऑप्शंस जो हैं, आया मियां नवाज शरीफ बनते भी हैं वजीर आजम या नहीं बनते,
वो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद अगर वो बनते हैं तो क्या बिलावल साहब उसका हिस्सा बनेंगे या सपोर्ट करेंगे या गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे, ये सब चीजें डिस्कशन में आनी है। अब कल हमारी सीसी हो रही है जिसमें ये ऑप्शन सामने रखे जाएंगे। अब और अब से लेके इस महीने के आखिर तक जब असेंबली लाइकली कॉल हो जाएगी, 29 फरवरी की डेट बन रही है इसमें। जी, फरवरी की 28-29 में से कोई डेट आ जाएगी। तो फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। बट इस वक्त तो सारी चीजें जो हैं टेबल पे मौजूद हैं। तो ये ऑप्शन आपकी तरफ से है, आपकी पार्टी की जानिब से कोई सीएसी की जो आपकी कल मीटिंग होगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम रख रही है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? नहीं, वो तो है ना, वो तो सीएसी का हमारा फैसला भी है कि बिलावल साहब हमारे तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट। ठीक। लेकिन ऑन आवर ओन तो हमारे पास इतने नंबर्स नहीं है कि हम बनाएं, ना ही पीएमएलएन के पास है, ना किसी और पार्टी के पास है। तो अब देखते हैं कि कौन क्या निगोशिएट करके इसके आखिर में क्या निकलता है। तो जरदारी साहब फिर पूरा उनके नाम निकल रहा है, वो सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। अब देखते हैं ये फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनता है, और ये सारी चीजें कितनी बड़ी कोलिशन है। ज़ाहिर है प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी तो आपको नंबर्स चाहिए, ना सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट में बल्कि चारों सूबों में नंबर्स चाहिए होंगे। बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके फिर ही देखना। ये फार्मूला भी आया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि जरदारी साहब को सदर बना दिया जाए, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाए, और स्पीकर नेशनल असेंबली भी पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए। तो ये कुछ इस पे आप लोग लचक दिखाएंगे, ये एक्सेप्टेबल होगा ये फार्मूला? देखिए, लास्ट टाइम जब हम कोलिशन में गए थे तो ये फॉर्मूला जो है वो सामने आया था, जब हमने कहा था और पीएमएलएन ने एग्री किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है तीनों वो भी उस पार्टी दे दे। अब का सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो अब देखते हैं कि वो वही चीज एक्सेप्टेबल होती है या नहीं, लेकिन जरूर उसको कंसिडरेशन में लाया जाए। ओके, से नवीद कमर साहब सर, ये जो अभी रिसेंटली क्योंकि पीटीआई कहती है कि उनके पास मैंडेट है, उनके लोग ज्यादा जीते, और अभी तकरीबन 50-60 हलके ऐसे हैं जहां दोबारा से रिकाउंटिंग हो रही है। फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, लेकिन फॉर्म 47 नहीं दिए गए। उसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे रिजल्ट्स कुछ और आए हैं। मामला खासा कंफ्यूज्ड है इस वक्त। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर वो लोग वहां से दोबारा इलेक्ट होके आ जाते हैं, तो अगर नंबर्स वहां उनके बढ़ गए, तो ये जो आप लोग मिलके सारा जो भी आप लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, तो कुछ ऐसा कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं होने जा रहा? देखिए, ये बिल्कुल टोटली मफरूजों की बात है ना, क्लेम करना तो हर एक करता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें भी उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से चीजें कही जा रही हैं कि भाई कोई ठोस बात करें कि सिर्फ इसमें कि जी ये धांधली हुई एंड ऑल दैट। ये तो 18 में भी यही बात थी। अब उस जमाने में धांधली इनके वो 4 हलकों से बात शुरू हुई थी 2013 की अगर बात करें, तो वो फिर उसके बाद मामला चलता ही गया, लंबा हो गया। जी, लेकिन बात सारी ये है कि ग्राउंड पे आपके पास क्या है, जब हॉल में बैठेंगे तो आपके पास कितनी सीटें होंगी, ये इसके बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है या कोलिशन बनती है। तो अब मुझे नहीं लगता कि हाँ जरूर है, कहीं रिकाउंटिंग हो रही है, कहीं शायद एक आध सीट पे रिपोल भी है, लेकिन इस सिनेरियो में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। 4-5 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट नॉट मोर। तो आखिर में तो फिर भी उनको बैठ के किसी न किसी के साथ बात करनी होगी ना। अगर नहीं बात करेंगे, जो कि उनका पुरानी एक रविश रही है कि किसी और पार्टी के साथ वो बात करने को तैयार नहीं, तो फिर तो ठीक है, फिर फैसला करने की ऑपोजिशन में बैठना है। ओके, वही मुझे सिनेरियो फिलहाल तो नजर आ रहा है, अनलेस कोई वैसे नून लीग के साथ मामला ज्यादा सख्त है, रिजिड है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से दावत दी जा सकती है, जरदारी साहब की जानिब से दावत दी जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कहीं मिल बैठे, कोई फार्मूला तय करें? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखें, ये पहले पीटीआई ने खुद फैसला करना होगा कि उन्होंने करना क्या है। इस वक्त तक तो कंफ्यूजन नजर आ रहा है। पीटीआई अगर उस पोजीशन में है जहां वो ये बात करते हैं,
तो फिर ऑप्शंस को देखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त टेबल पे कुछ भी नहीं है उनकी तरफ से। अच्छा, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मामले को कैसे देखा जाए? क्योंकि PMLN कहती है कि प्राइम मिनिस्टर भी उनका होगा और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ होंगी, ये क्लियर कट बता दिया गया है। तो क्या 2 बड़े ओहदे दिए जा सकते हैं इस फार्मूले के तहत? आपको क्या लगता है? देखिए, पंजाब पे तो जाहिर है हमारा क्लेम नहीं हो सकता, तो यही दोनों ऑप्शंस हैं। जाहिर है कि अगर मरकज में हम एक सेट ऑफ वो ऑप्शंस के साथ जाते हैं तो फिर सूबों में भी हमें वैसे ही होगा। जाहिर है हमने जो है बलूचिस्तान की जो है चीफ मिनिस्टरशिप के लिए कोशिश करनी, और हमने बाकी पार्टी से उसके लिए सपोर्ट मांगनी होगी। ठीक, बलूचिस्तान की मिनिस्टरशिप से आप कह रहे हैं कि हमने बात करनी है, तो ये कोई 2.5 साल और 2.5 साल वाला फार्मूला हमने सुनने में आया कि जहरी फार्मूला होगा, 2.5 साल आपकी हुकूमत होगी, 2.5 साल उनकी होगी। बिल्कुल नहीं होता, ये जरूर उनका फार्मूला था जब वो लोग PMLN की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन अगर मुख्तलिफ पार्टियां हैं तो वो ये फार्मूला कैसे चलेगा, आई डोंट नो। बहरहाल इसमें क्योंकि अभी तक कोई ओपन डिस्कशन नहीं हुआ तो अब नहीं कह सकते कि ये होगा या नहीं। अब वैसे चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए मोस्ट फेवरेट कौन है और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के लिए आपकी पार्टी के मोस्ट फेवरेट कौन है? देखिए, ये फेवरेट तो पार्टी ने ही फैसला करना है, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिंध में लाइकली सिनेरियो तो कंटिन्यूएशन का ही लगता है, बाकी बलूचिस्तान में अभी डिस्कशन हो रही है। बुगटी साहब तो नहीं आ रहे, अब दाखिला रह चुके थे, देखते हैं। अच्छा, देखते हैं, आप अंदर की बात नहीं आज हमें बता रहे, चले। लेकिन ये जो सारे मामलात हो गए, आप समझते हैं कि क्या वाकई ये इलेक्शंस फेयर एंड फ्री थे? इंटरनेशनल मीडिया चीख कर दिखा रहा है, लोगों को फॉर्म नहीं दिए गए, बैलेट पेपर्स को जलाया जा रहा है, बाकायदा ऐसी वीडियोस आ रही हैं, एक बैलेट पेपर पर 4-4 ठप्पे लगाए जा रहे हैं ताकि रिजेक्टेड वोट हो गए। तो बहुत सारी इसमें खराबियां, बेजाब्तगियां इस इलेक्शंस के अंदर आई हैं। तो आप समझते हैं ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन था? देखिए, फेयर एंड फ्री तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक रविश हो गई है कि होती ही नहीं है इलेक्शंस। अब सिर्फ इश्यू होता है किस डिग्री पे वो उसकी जो अनफेयरनेस है वो गई है। पीपल्स पार्टी भी पहले दिन से कह रही है कि भाई ये फेयर नहीं हो रहा। जो अब इलेक्शन डे पे कितना अनफेयर था, ये तो बिल्कुल अनफेयर तो नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये इस किस्म के सिनेरियो जैसे आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे भी, इस किस्म के सिनेरियोस तो इतना कोई अनयूजुअल नहीं है, उससे पूरी की पूरी इलेक्शन को आप एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जरूर ये है कि आपने हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी इस इलेक्शन में। बिल्कुल, तो उससे क्वेश्चंस तो हमेशा उठाए जाएंगे। ट्रू, लेकिन कराची की बात करते हैं, वहां भी ये बात सामने आई है। PTI ने कहा उनका मैंडेट छीना गया, MKM को जबरदस्ती वहां जितवाया गया, ठप्पे लगाए गए, जमात इस्लामी भी वहां एहतजाज कर रही है। तो आपको लग रहा है कराची शहर के अंदर, शहरी कराची की अगर हम बात करते हैं, क्या वहां पे भी फेयर इलेक्शन आपने देखा? मेरा ख्याल है कि पिछली दफा की कंपनसेशन इस दफा की है। पिछली दफा एक पार्टी को जितवाया गया, अब इस दफा जो है दूसरी पार्टी को जितवाया गया है। तो आई डोंट नो, कराची का बदकिस्मती है कि कराची ही विक्टिम बनता है इस तरीके से। लेकिन इससे क्या इस्तेकाम आएगा अगर MKM आपके साथ बैठ जाती है और नून लीग वाले बिठा रहे हैं आपके साथ और बिठवाया जा रहा है सिंध के अंदर, तो मामला ठीक हो जाएंगे क्या? देख लेते हैं। जाहिर है कि अगर तो एक प्रॉपर कोलिशन हो, तो हमने तो हमारी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है कि एक कोलिशन की मजबूरी नहीं है, लेकिन मामलात को आगे चढ़ाने के लिए अगर जरूरी हुआ तो हो सकता है कि ये हो भी जाए। लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल इस पे। लेकिन ये होगा कि वो ब्लैकमेलिंग वाला सिनेरियो नहीं होगा। अगर सूबे की बेहतरी के लिए बैठ जाते हैं तो it's a possibility। चलें, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बात हो रही थी इलेक्शंस के हवाले से, और जो नया फार्मूला सामने आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN शराकत इक़्तिदार में हमें इकट्ठे दिखाई दिए जाएंगे। अब बहरहाल अब ये फैसला होना है कि सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब किसने बनना है। लेकिन दूसरी जानिब अवाम शदीद गुस्से में है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारे मैंडेट को रोंदा गया, कुचला गया, मैंडेट की तौहीन की गई, तो इससे निकलने का अब रास्ता क्या है? क्या
बाकी एक बंद गली में तो नहीं मामला चले गए। इसी हवाले से बात करेंगे, इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, बल्कि धांधले हुए और शफाफियत हमें कहीं नजर नहीं आई, इसी मामलात का जिक्र करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे क्वेटा से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब लश्करी रईसानी साहब, सरबराह हैं बलोचिस्तान ग्रैंड अलायंस के, सीनियर सियासतदान भी। NA 263 से आपका जो इलेक्शन था वो भी मुतनाज़ा हो गया, हमने देखा। फ़हीम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कराची साहब का ताल्लुक है NA 234 कुरंगी से। वहाँ भी उनका कहना है कि गैर कानूनी ठप्पे लगाए गए, बैलेट बॉक्सेस को चोरी किया गया। ये इलेक्शंस के अंदर मालूमात हमारे सामने आती रही। आजम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ हैं टेलन न्यूज़ के लाहौर से। सर आपको भी वेलकम कहते हैं। जी फ़हीम खान साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आपने देखा जो कराची के अंदर जो इलेक्शन थे उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठे, कहीं ठप्पे लगाए गए, बैलेट बॉक्सेस को चोरी किया गया, वोट को मुख्तलिफ जो वोट्स थे वहाँ उनको रिजेक्टेड किया गया। तो ये जो मामलात सामने आए हैं, कुछ आप बता सकते हैं क्या कराची में भी बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू। और मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा ब्रीफली आपको बता सकूं ये हुआ क्या। देखें, मैं ये समझता हूं जिस तरह पाकिस्तान की आवाम की तजलील की गई इस इलेक्शन में, मतलब उनको ये क्लियर कट मैसेज है, आप चाहे लाइन में लग के वोट दें, आप चाहे कुछ करें, माजरत के साथ ये मैसेज दिया गया है कि पूरी पाकिस्तान की आवाम कीड़े मकोड़े, इनकी कोई हैसियत नहीं। देखिए असमा, पहले क्या होता था, पहले तो ठप्पे लगते थे लोगों को। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको बहुत सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने स्टैंड लिया। मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा पीछे से। हमसे बदला छीना गया, 9 महीने से जो जुल्म हमारे साथ किया गया, उसके बाद हमारा सिंबल हमसे छीना गया। हमने कहा फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमें ऐसे ऐसे निशान दिए कि लोगों ने हमारा मजाक बनाया, हमारी तजलील की गई। उसके बावजूद हम कैंपेन करते थे, पुलिस हमारे पीछे, हमने फिर भी जैसे तैसे कैंपेन की। फिर उसके बाद मैं सलाम पेश करता हूं पूरे पाकिस्तान की आवाम को, बिलखुसूस अपनी कराची की आवाम को। आप यकीन करें, स्ट्रेचर पे लोग आए, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा लोग आए, ये उन लोगों की तजलील की गई है। उनको कहा गया है कि आप लोग कीड़े मकोड़े हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। पर ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुझे सीरियसली, आपने वोट लिया उसका दुख नहीं, आपने हमसे सीट किसी और को दी। बात यह है, सिर्फ तकलीफ इस बात की हो रही, क्या हम पाकिस्तानी नहीं, क्या जिन्होंने हमें वोट दिया पाकिस्तानी नहीं? किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं आप, बिल्कुल किधर लेके जा रहे हैं? ये नफरत बढ़ रही है इससे। ये आप ताकत देखें, ताकतवर जितने थे उनका सिर्फ नाम रह गया है, सब ने खत्म हो जाना है। ये ताकत वक्ती होती है, बेशक अल्लाह की जात ने रहना है हमेशा। लोग ताकत, असमा मैं यहाँ आपको एक बात बताऊं कि लोगों ने स्टैंड लिया। मैं अगर मैं स्पेसिफिकली अपने हल्के कोरंगी की बात करूं, NA 234 मेरे आरोप को मारा गया है, वो रोता रहा बेचारा। उसने कहा इनका मैंडेट है, उसको मार मार के उससे लैपटॉप छीने गए, उसका पूरा सामान लिया गया। और मेरा जो फॉर्म 47 है उसके ऊपर मेरे आरोप के साइन नहीं है। अच्छा, नहीं है उसके ऊपर आरोप ने साइन। तो आपने चैलेंज किया, आपने इस इलेक्शन को चैलेंज किया, आप रिकाउंट में गए या? मैं किधर रिकाउंट पे जाऊं? बात यह है, रिकाउंट में जाने के लिए आपने DRO को लेटर देना है। हमारे DRO है नहीं। अगर कोई अमला होता है वो माफिया मांगता है, बोला खुदा के लिए हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अच्छा, वहीं भाई जो होना था हो गया, हमारी जान। बस आप चुप करके बैठ जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, कराची के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया है, हम आखिरी हद तक जाएंगे। हमारे लोगों की मैंडेट की तस्लील की जा रही है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेली इंशाल्लाह हमारे पुरअमन एहतजाज होंगे। बिल्कुल, ये जो आप एहतजाज करें, मैं जरूर इसी पे मजीद आगे आती हूँ। हमने धांधली देखी, बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, पंजाब के अंदर देखा, बहुत ज्यादा रिगिंग के इल्जामात इस वक्त सामने आ रहे हैं। सिंध के अंदर ये मामला आया, अब तो बलोचिस्तान से भी आवाजें उठना शुरू हो गई। बिल्कुल, बलूचिस्तान देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, पंजाब और सिंध में कहीं इस्लामाबाद का असर है और वो समझते हैं कि ये इस्लामाबाद के भाई हैं। बलूचिस्तान तो एक कॉलोनी है, यहाँ इलेक्शन वैसे ही नहीं होता। कोशिश करते हैं कि कहीं से इस कॉलोनी में लोगों को लाके मुसल्लत करें। मसलन आपको एक मिसाल दूं, एक शख्स मकरान से MNA बना है, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के नीमरोज के सूबे से। उसी शख्स के बेटे को फिर कोयटा से भी MPA बनाया गया। अच्छा, जो कभी घर से निकला भी नहीं है। इसी किस्म के और भी बहुत सारे मिसाल हैं। तो मैं आपको बताऊं कि परसों मुझे खुद
आके ऑफर दिया कि आपका सीट देंगे, क्योंकि मैं एक सियासी अमल का हिस्सा हूँ जी जी, और मैं इंसाफ के लिए लड़ता हूँ कि मशकूक मैंडेट से मैं जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। तो इस सूबे में जो वसाइल से मालामाल है और इसने पाकिस्तान को सोने और चांदी और पीतल और तांबे में तोला है, तो उस सूबे पे तो ऐसे लोगों को लाएंगे जो हम नुमाइंदे और लूटमार जारी हो पे लगाए और फिर आपके चैनल भी सरदारों के किरदार खुशी करें। पाकिस्तान को तो गैर सरदारों ने $150 अरब कर्जदार बनाया है, कभी उस पर भी बात होना चाहिए जी जरूर। तो इलेक्शन हुआ ही नहीं हमारे सूबे में, तो सिलेक्शन हो गई। जो भी चाहता है इलेक्शन कमीशन आशम के पास जाके 10-50 करोड़ रुपए देता सुनने नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं कि मिस्टर आशिम जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास जब जाते हैं उनको पैसे देते हैं और उनका फिर ऐलान हो जाता है। तो ये सरासर ये तो सिलेक्शन हो गई, तो इलेक्शन कहाँ था? लोगों ने क्या वोट कास्ट किए, लोग घरों से बाहर निकले, वोट किसको पड़े? तो अगर वहाँ जिनका आप नाम ले रहे हैं जिन शख्सियत का, तो वो खुद से ही लोगों को नॉमिनेट करें, सिलेक्ट करें? क्या पैसे के मामले पे ये बात चली? आप इस चीज को आगे लेके जाएंगे, लीगली प्रूफ करेंगे इसको क्या? देखिए इसमें ये है कि हम अभी हमारे जो अलायंस का जो कोर कमेटी है वो कवायद इकट्ठे कर रहे हैं, फिर हम अपने कानूनी माहिरीन से बात करेंगे कि हम इसको किसे आगे ले जाए। हमारे लिए तो मुसीबत ये है, दोनों वाले हैं, एक तो जो हमारे टैक्स पे पलता है जो हमें मार रहे हैं। मसलन इलेक्शन से कुछ दिन पहले हर तरफ बम धमाके हो रहे थे और जाली रिजल्ट निकालने के बाद मुकम्मल आप लोग खामोश हुआ। ये सारे मामला बड़े मशकूक है हमारे सूबे में। करवाने के लिए लोगों को लाए और यहाँ के जो पश्तून बलोच है उनको बताया कि बहुत नाइल है, अगले 5 साल बाद किसी और शोर को लाके पिटाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है इसका मतलब। आजम चौधरी साहब, सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, एक सिंध का मौक़िफ़ आ गया, एक बलोचिस्तान का मौक़िफ़ आ गया। आप लाहौर में जरा पंजाब की हम बात करते हैं, ये तो धांधली की आवाज़ें शुरू हुई और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो पंजाब की ज़रा सूरत हाल बताइए। मियाँ साहब जो हैं, कहा जा रहा है, हमने इलेक्शन से एक दिन पहले आपको याद होगा बड़े बड़े इश्तिहारात वो डिस्कस किए थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो मंजरनामा क्या बनने जा रहा है? क्या मियाँ साहब वाकई ही वज़ीर आज़म बनेंगे उस इश्तिहार के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा साहिबा। देखें, जिस तरह अभी लश्करी रईसानी साहब बलोचिस्तान का जिक्र कर रहे थे, हम कराची और लाहौर के अंदर जो हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, और आपने एक धांधला का लफ्ज़ यूज़ किया था, मैं समझता हूँ कि आज धांधली से बाद धांधला का लफ्ज़ भी वो भी छोटा लगने लगा है, जिस लेवल पर इस वक्त इंजीनियरिंग की जा रही है। हम लाहौर और कराची के हालात को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलोचिस्तान के साथ क्या कुछ किया जा रहा होगा। लाहौर के हालात ये थे कि 130 NA मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का, कल उसके 17 फार्म 45 मेरे सामने आए, जिनमें से 16 पोलिंग स्टेशन पर मियां नवाज शरीफ हारे हुए थे। अच्छा, और एक पोलिंग स्टेशन पर जीते हुए थे, वो भी 50 वोटों से। इसी तरह 8 यूनियन काउंसिल साथ वाली वो मियां साहब हारे हुए थे। लेकिन आपको पता है रिजल्ट रोक लिए गए और सुबह जब हम उठे हैं तो उस वक्त रिजल्ट कुछ और थे। पता नहीं जिन्नात ने वोट डाले हैं या क्या इंजीनियरिंग की गई है इस इलेक्शन के साथ। देखो आजम चौधरी साहब, आप तो बड़ी चीजों को कवर करते हैं, बड़ी करीब से आप देखते हैं। मैं फिर आपसे बिल्कुल यही जानना चाहूंगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके पास इतने फॉर्म्स आए और उस पर इतना डाटा मौजूद था, हमने भी यही सुना 70% की लीड से यास्मीन राशिद जीतने जा रही थी। सुबह मियाँ साहब जीत गए, 6000 की लीड से उनको जो है शिकस्त हुई डॉक्टर साहिबा को। तो ये मिरेकल कैसे हुआ? RO के दफ्तर में भी कहा जा रहा था कैंडिडेट्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनके जो भी लोग थे वहां मौजूद थे। तो ये मामला कैसे, तो मशकूक हो गया ना सारा मामला? जी, ये पूरा इलेक्शन ही मशकूक हो जाता है जब हम देखते हैं रात को जब इंतखाबात के रिजल्ट रोके गए, उसके बाद कुछ हलकों के अंदर बाकायदा तमाम जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनका इंतखाबी अमला था, उनको वहाँ तक डिटेन कर दिया जाता है, पोलिंग स्टेशन तक उसको महदूद कर दिया जाता है और उसके बाद वहाँ बैठकर रद्दोबदल की जाती है। और इस बड़े लेवल पर की गई है कि अब आप उसको साबित करते करते भी आपको कई साल लगेंगे। और हमारा जुडिशल सिस्टम, वो भी आप देखें कि हम एक आज उजरदारी का केस दायर करें, असम्बली का टेन्योर खत्म हो जाता तो उसके फैसले नहीं
नहीं आते। बिल्कुल। अभी कल तक हम देख रहे थे कि आजाद जो है उनकी 100 सीटें थी, आज वो 97 रह गई हैं। और जिस तरह ये की जा रही है, कल रात की मेरे पास एक खबर आई कि कल रात 12 बजे तक जो आरओज हैं वो अपने पोलिंग स्टेशंस के अंदर सारे वो अमला बैठा था और तमाम बॉक्सेस खोल के उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। अब हमने बहुत सारे इंतखाबात देखे हैं, लेकिन इस लेवल पर ऐसी धांधली हम पहली दफा देख रहे हैं। अब नवाज शरीफ कहा करते थे वोट को इज्जत दो, बिल्कुल। आज मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन से वोट की इज्जत की बात करते थे, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त एहतजाज में है, मसवाए के मुस्लिम लीग नून। आप देखें उनके लिए सब अच्छा है, बाकी पीपल्स पार्टी में तमाम जमातें कहीं ना कहीं एतराज लगा रही हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया जा रहा है। और जिस तरह आजाद का पीटीआई लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, ये तो एक हिस्ट्री रकम की जा रही है जिस लेवल पे उनको सीटें हराई जा रही हैं। और अभी भी आप देखें कि अब जो लोग जिनको रिजल्ट मिल चुके हैं, फॉर्म 97 मिल चुके हैं, उनके रिजल्ट फिर तब्दील हो रहे हैं, जबकि उन लोगों ने जिन्होंने एतराज लगाया उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए था। लाहौर के 4-5 हल्के में उनका जिक्र करूंगा, एक मियां नवाज शरीफ साहब वाला, एक मरियम नवाज साहब वाला, एक ओन चौधरी साहब वाला और एक अलीम खान साहब वाला। ये चारों हल्के और मतलब लोग बड़ी तादाद में वहां पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये तमाम हल्के पीटीआई के लोग जीते हुए हैं। आज पीटीआई ने एक प्रोटेस्ट किया लिबर्टी मार्केट चौक में और वहां पे पुलिस ने धावा बोल दिया और 15 के करीब लोग पकड़ लिए। मरियम नवाज साहिबा के सामने एक उम्मीदवार था शहजाद, और उसने शहजाद फारूक, उसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस ने शहजाद फारूक समेत 12 अफराद वहां से पकड़ लिए। आज भी उन पर रियासी जबर किया जा रहा है। आज एक बाप और 2 छोटे छोटे बच्चे एक मोटरसाइकिल पर पीटीआई का झंडा लेकर जा रहे थे, पुलिस ने बाप की उन बच्चों के सामने वो तजलील की है कि इंसान को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तो रियासती जबर बंद कर देना चाहिए। अब तो पीटीआई के लोगों ने एक मैंडेट लेके दिखा दिया है, इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उन्होंने साबित किया है कि वो हैं। और वोट भी आप देखें जितना उनका टर्नआउट है, सबसे ज्यादा उनका टर्नआउट है। आज भी हम उनको ना तस्लीम करने को तैयार है, ना उनको इज्जत देने के लिए तैयार है। तो ये वोट को इज्जत कौन देगा? कि इस वक्त रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और रियासत के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि लोगों का ग्रीवियंस खत्म हो जाता अगर ये जितने लोग जो जीते हैं उनको उनका मैंडेट दे दिया जाता और जो सियासी पार्टियां हैं वो भी ग्रेस का मुजाहरा करती हैं। आप देखें मियां नवाज शरीफ 60 सीटों के साथ वो आ गए थे सामने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हुकूमत बनाने के लिए। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहेंगे। मैं जरा फहीम खान साहब, हैरानकुन बात है, बिल्कुल हैरानकुन बात है और बड़ी ग्रेस इसमें होनी थी या उनका कद काठ बढ़ जाता, लेकिन शायद ऐसा उन्होंने फैसला नहीं किया और इक्तदार चुनने का उन्होंने ये फैसला किया। फहीम खान साहब, अब ये मामला है जो रियासती जबर की बात हुई, आजम चौधरी साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं और आपकी जमात पे भी खासी तंगी की जा रही है, तो मामला फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अब आप कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। 2013 का हमने धरना देखा था, 4 हलकों से बात खुली थी, फिर मामलात आगे कहां चले गए थे। ये तो पार्टियां दोनों इक्तदार में आ रही हैं, अब आप क्या करेंगे? पीटीआई क्या करेगी आगे? आप लोगों का क्या अगला वे फॉरवर्ड होगा? देखें अस्मा, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने क्या किया। अच्छा, जो इन्होंने करना था कर लिया। कल रात मेरे घर पे पुलिस आई है, फॉर्म 45 जो हमारे पास है जिसमें हम बड़ी अक्सरियत से मैं जीता हूँ, मेरे मुकाबले में जो एमक्यूएम जो जिनको जितवाया गया है वो घर पे सो रहे थे, उनके 7,000 वोट थे, मेरे कोई 75,000 वोट। आप मुझे बताएं, 7,000 वाले को जितवा दिए, 75,000 वाले को हरा दिए। तो उसके बाद इन्होंने नई प्लानिंग ये की कि हमसे फॉर्म 45 छीन रहे हैं। हमारा कानूनी हक है, हम हर देखिए, मैं एक चीज आपके पास अपने पूरे फॉर्म 45 मौजूद हैं जितने आपके रिजल्ट आए हर पोलिंग स्टेशन के? जी अच्छा, जी मेरे पास पूरे फॉर्म 45 मौजूद है। मेरे पास उसके अलावा इतने सबूत मौजूद हैं कि आपकी सोच होगी, अगर इस मुल्क में 1% भी इंसाफ रह गया हो, 1%, अल्लाह गवाह हमारी सीटें हमें वापस मिलेगी। अगर नहीं है तो इस मुल्क में ये मुल्क किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। इसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप लोगों की इतनी तजलील कर रहे हैं, ये कहीं नहीं। मैं तो सिर्फ इतना सा सवाल पूछता हूँ, अगर ये सब करना था, मेरा गरीब मुल्क है पाकिस्तान, कर्जे ले लेके हम चल रहे, कर्जों के ऊपर सूद के लिए हम कर्जे लेते हैं, उसके बाद अरबों रुपए लगा के आप इलेक्शन करवाते हैं, उसके बाद अरबों खरबों रुपए लोग लगा के इलेक्शन लड़ते हैं, आप इस तरह रिजल्ट चेंज करते हैं। मेरे भाई, आप एक नोटिफिकेशन निकाल दे जी, ये वजीर आजम है, ये
चीफ मिनिस्टर सबका निकाल दें, हमें बता दें, हम लोग कीड़े मकोड़े, हम नहीं आएंगे इस प्रोसेस में। हमारा मुल्क ये तबाही की तरफ जा रहा है। अल्लाह माफ करे, हम लोग तो आते अपने मुल्क के लिए, बिल्कुल मुल्क के लिए, और आप इस मुल्क का हिस्सा हैं, इसी सिस्टम का हिस्सा, यही रहे कि आपने अपनी जिद्दोजहद करनी है। बहरहाल लोग जाहिर बात है मायूस हैं, लोग डिसहार्ट हो गए हैं कि हम जिस तरह से निकले थे और उसके बाद जो रिजल्ट हमारे सामने। आजम चौधरी साहब दोबारा जरा आपकी तरफ आते हैं। मेरा वही सवाल, वजीर आजम नवाज शरीफ बनेंगे, सदर जरदारी बनेंगे, मरियम नवाज कहा जा रहा है जी चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने जा रही हैं, खुद से ही मामला तय हो रहे हैं और पावर शेयरिंग के ये जो फॉर्मूले हैं, पीडीएम की कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 हमें अब देखने को मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या स्पेस होगी? मियां साहब बिलफर्ज अगर इमेजिन करते हैं प्राइम मिनिस्टर है, अभी हमने नवीद कमर साहब से भी कुछ देर पहले पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने मियां साहब के साथ काम करने से इनकार किया था, बाकियों के साथ नहीं किया था। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसकी क्या पोजीशन होगी इस नए सेटअप में? अच्छा, आपने दुरुस्त निशानदेही की है, ये पीडीएम 2 बनने जा रही है। और ये अभी जो फहीम साहब बात कर रहे थे, अगर पीडीएम 2 ही बनानी थी तो इतने ताम झाम की क्या जरूरत थी? इतने अखराजात भी और कौम को भी आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। देखें, अगर ये पीडीएम इसी तरह बनाते हैं जो इनका फार्मूला इस वक्त सामने आ रहा है, इनका एक मसाके जमहूरियत को मद्देनजर ये रख के वो बात करते हैं जी कि जो अक्सरियती पार्टी होगी वो प्राइम मिनिस्टर उनका होगा, और जो अकलीती होगी वो बाकी ओहदे उनको दिए जाएंगे। अगर उस फार्मूले को देखें तो फिर तो मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर होगा और पीपल्स पार्टी का सदर आएगा, और इसी तरह चेयरमैन सेनेट और स्पीकर बहुत सारे इस तरह आगे आने वाले टाइम में होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का ज्यादा चांस है कि वो शायद हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाए, पीपल्स पार्टी को वो ये मौका दें। ये मियां साहब नहीं वज़ीर आज़म होंगे जो 35 लाख रुपए के इश्तिहारात आपने बताए थे, 35 लाख वाले इश्तिहारात जो बताए थे, वो मियां साहब फिर वजीर आजम नहीं है, ना ही समझे इसका मतलब। देखिए, मियां साहब अपनी वजारत उज़्मा के लिए बड़े पुरुमीद थे, लेकिन वो उस सूरत में थे जब मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेती और मियां साहब बड़ा कंफर्टेबली अपनी सीट जीतते। मियां साहब 2 सीटों से खड़े हुए, मानसेरा से भी हार गए और लाहौर की भी हारी हुई सीट उनको दी गई है। और मैं नहीं समझता कि एक जमात का सरबराह जो 3 दफा वजीर आजम भी रहा है, उसका ज़मीर कैसे गवारा करेगा ऐसी सीट के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर बने। हो सकता है कि ये मियां साहब खुद प्राइम मिनिस्टर ना बने। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई प्राइम मिनिस्टर बना तो वो शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं, वरना पीपल्स पार्टी का अगर आया तो वो जरदारी साहब मेरा ख्याल है ज्यादा मौजू इसमें नजर आ रहे हैं। शायद बिलावल साहब को पीछे करके जरदारी साहब को आगे किया जाए, वज़ीर आज़म बन जाए और मियां साहब सदर बन जाए। जरा सीनियर होता है, सीरियस किस्म का होता है, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मियां साहब को रहबर बना दिया जाए, मुल्क का सदर बना दिया जाए, सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के जो फोर्सेस नारे लगाते हैं तो उसको इंश्योर भी करें। बिल्कुल सर, सुप्रीम कमांडर भी बन सकते हैं। रईसानी साहब पे तो इक़्तिदार के पावर शेयरिंग फार्मूले की अभी कुछ देर पहले बात हुई, तो आप क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी मामलात इसी तरह के हैं? अभी हमने सुना कि जी 2.5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी या फिर PMLN की होगी, इलेक्शन हुआ नहीं था, पहले से ही फार्मूले तय पा गए थे, तो फिर इस इलेक्शन की जरूरत क्या थी? देखिए, ये जो साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पीडीएम का फार्मूला ये ALT का था, मिसाल की जमहूरियत पीडीएम का नहीं था। पीडीएम का जो फार्मूला था 16 साल उन्होंने हुकूमत में गुजारा और आज जाली इलेक्शन के जरिए आ रहे हैं। ALT का ये भी फार्मूला था कि हम जाली इलेक्शन में नहीं जाएंगे, मगर ये जाली इलेक्शन के जरिए है। अब बलूचिस्तान में हुकूमत साजी असेंबली से बाहर इस वक्त तक बना रहे हैं, कोई हाशिम साहब हैं वो बना रहे हैं। अब उनका गिनती पूरा नहीं हो रहा क्योंकि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि नवाब असलम रैसानी वजीर आला न बने, क्योंकि वो फिर उनके बात नहीं मानते हैं। उस वक्त ऐसे लोगों को ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक दफा गिनती को असेंबली से बाहर पूरा करें और हर 2 घंटे के बाद रिजल्ट लाते। मतलब ये चलेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने इस रियासत को बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है। ये सब कुछ नहीं चलेगा। हम इखलाकी बैंक्रप्सी का बदतरीन मिसाल है ये 2024 के इलेक्शन। तो फिर ये कैसे, जब इखलाकी पस्ती के शिकार हैं, वो कैसे लोगों को फेस करेंगे, वो पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? वो जब किसी और के बेसाखियों के जरिए आएंगे असेंबली में, तो असेंबली तो कोई फैसला नहीं कर सकेगा, मजीद इसमें बहरान बढ़ेगा। हुकूमत साजी का बात तो उस वक्त हो कि जब इखलाकी तौर पे लोग समझें कि वो जायज रास्ते से आए हैं। अब तो मैं इसको पेशेंगोई ये कर रहा हूँ कि हम
बदतरीन बहरान की तरफ जा रहे हैं। भले जिसको भी हुकूमत में बनाए, कोई रहबर बने, कोई रहबर वाटर कूलर बने, मगर ये मामला चलेगा नहीं। मामला आपको चलता दिखाई नहीं दे रहा। आखिरी बात फहीम खान साहब, आपको भी लग रहा है ये सेटअप जो बनने जा रहा है अब ये कुछ चलता हुआ दिखता नहीं है हमें? क्या ये जितना जिसको कहते हैं कॉकटेल बना दें, ये मुश्किल से ये हुकूमत अगर बना भी ले, ठीक है, इसका अपने मफादात के लिए बन रहे हैं, ये सब अपने चक्कर में बन रहे हैं। ये मुश्किल से अगर कुछ करके अगर ये हुकूमत बना भी लें, ये 1.5 साल से ज्यादा नहीं चलनी। अच्छा, आप 1.5 साल दे रहे हैं, ठीक। आजम चौधरी साहब, सर आप कितना अरसा देख रहे हैं? इससे ज्यादा मामला आगे नहीं चलेगा। आजम चौधरी साहब, सर ये अभी से एहतजाज धरने हो शुरू हो गए, लोग बाहर निकल आए, तो ये आपको लग रहा है ये चल पाएगा, ये फार्मूला सक्सेसफुल होगा, या जो चलाना चाह रहे हैं क्या मामला ठीक चल जाएंगे? अगर ये फार्मूला सक्सेसफुल होता हुआ नजर आए तो पीडीएम की हुकूमत की कामयाबी होनी चाहिए थी। उनको इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहिए था। देखिए, हमें सबसे बड़ा इस वक्त जो सामने है वो मुआशी बहरान का है, और अगर पीडीएम की हुकूमत, वो भी मियाँ साहब के छोटे भाई थे, उस वक्त उन्होंने क्या किया? कौम को, मुल्क को मजीद मुश्किलात से दो चार किया, और अब तो मुझे आगे और ज्यादा बहरान नजर आ रहे हैं, मुश्किलात नजर आ रही हैं। ये हुकूमत क्या चलेगी? आप देखें कि अभी जो जीते हुए लोगों को फेस कर रहे हैं, तो लोगों ने अब उनको वोट चोर कहना शुरू कर दिया, जगह जगह ये नारे लग रहे हैं। ये कैसे हुकूमत चला पाएंगे आगे? बिल्कुल, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आपको दिख रही है असेंबली के अंदर, बड़े हैवी वेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो मामला गंभीर भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आजम चौधरी साहब, फहीम खान आपका शुक्रिया, लश्करी रईसानी साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और इसी नोट के साथ पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हो गए, वादा था, दावा था कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन यहाँ जो इक़्तिदार की बंदर बांट अब शुरू हो गई है, देखते हैं मामलात आगे मजीद कहाँ जाते हैं। पाकिस्तान को आपने चलाना है तो सियासी हिकमत अमली से चलाएं, लोगों के मैंडेट का एहतराम करें, ना कि उस पर हॉर्स ट्रेडिंग करें या सेलें या लूट मेला यहाँ लग जाए। बहरहाल पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट है, इसका एहतराम जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।